फास्को दा गामा एक पोर्चुगाली खोजकर्ता और नाविक था जो समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत पहुंचने वाले पहला यूरोपियन था। फास्को ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। यूरोप अरब के देश से मसाले, मिर्च ये सब खरीदता था, लेकिन अरब यूरोप को ये कभी नहीं बताता था कि इस मसाले की पैदा वो किस जगह करता है। यूरोपियन इस बातों को समझ चुका था कि अरबियन बिजनेसमैन उन लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहा है। ये बिजनेस अरब के उस पार पूर्वी देश से ज़्यादा परिचित नहीं था। ऐसे कंडीशन में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके साइना होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा, अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, बट ये रास्ता अरब के लोग यूज़ करते थे और किसी दूसरे को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा है समुद्र का, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक देश के समुद्री मार्ग को ढूंढने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े थे और इनमें से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इताली के निवासी थे। कोलंबस भारत को खोज करने में असफल रहा क्योंकि कोलंबस अटलांटिक महासागर में कंफ्यूज हो गया था और अमेरिका की तरफ पहुंच गया था और अमेरिका को ही भारत समझने लगा था। कोलंबस के जर्नी के करीब 5 साल बाद पोर्चुगल के नाविक फास्को दा गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकला था। फास्को ने समुद्र के रास्ते से कालीकोट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। फास्को दा गामा को पोर्चुगल के राजा जान के बेटे इमैनुएल ने भेजा था। पोर्चुगल के राजा जान ने भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने का बीड़ा उठाया था और वो 3 बड़े जहाज बनाने का ऑर्डर भी किया था, लेकिन उसी वक्त वो बीमार पड़ गए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुएल के अंदर भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। अपनी इस मुहिम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कमांडर के रूप में फास्को दा गामा को चुना था। फास्को ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाजों के कमांडर के तौर अपने भाई पोलो और दोस्त निकोलस कोएलो को चुना था। 25 मार्च 1497 को तीनों जहाज के कमांडर ने घुटनों के बल बैठकर इमैनुएल का अभिवादन करते हैं और उनके हाथ चूमने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं। जर्जेन टोले अपनी बुक द वॉयेजेस एंड एडवेंचर्स ऑफ फास्को दा गामा में लिखते हैं, तीनों जहाज एक साथ चल रहे थे। करीब होते थे कि उनके कमांडर डेक पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनारी आइलैंड को पार किया, एक बहुत बड़े तूफान से उनका सामना हुआ। जब लहरें शांत हुई तो फास्को के पोस्ट सैन राफेल की कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन पोलो और कोएलो ने केप वर्ड की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। जब वो लोग केप वर्ड पहुंचे तब फास्को के फोर्ट को खड़े देख उनके जान में जान आई। उन्होंने बिगुल बजाकर और तोफ के गोले छोड़कर इस मिलन का स्वागत किया। कई महीनों तक चलने के बाद फास्को की टीम सैन हेलेना पे पहुंची और वहां के कुछ लोगों ने फास्को की टीम पर अटैक कर दिया। तीर लगने से फास्को घायल हो गए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। जब फास्को आगे बढ़े तो एक दिन अचानक एक और बड़ा समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान इतना बड़ा था कि पोर्ट के डेक पर पानी भर गया था। इतनी तेज हवा चल रही थी कि उड़ जाने के डर से फास्को के नाविकों ने खुद को रस्सी से बांध लिया था। जहाज इतनी आवाज़ कर रहे थे कि लग रहा था कि किसी भी टाइम उनके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। नाविक इतने घबरा गए कि उन्होंने फास्को से वापस पोर्चुगल लौट चलने की अपील की, लेकिन फास्को ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हम या तो भारत जाएंगे या तो यही मरेंगे। इस तूफान में 3 जहाज़ों को बहुत नुकसान हुआ था। कई जगह पर सेट हो गए थे। जहाज़ पर पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी और किचन को खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी को यूज़ करना पड़ा था। इसके 10 दिन बाद फास्को का बेड़ा एक नदी के मुहाने पर पहुंचा और यहाँ फास्को ने लंगर डालने का फैसला किया। मर्स के इन में फास्को ने मोजाम्बिक के बंदरगाह पर लंगर डाला, लेकिन वहाँ के सेक के विरोधी रवैये को देखते हुए फास्को ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तट के साथ चलते हुए फास्को मेलिंडा पहुंचे, जहाँ के राजा और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर फास्को राजा से मिले और आगे बढ़ने की इजाज़त मांगी। तब राजा ने कहा कि उन्हें यहाँ अगले 3 महीनों तक इंतजार करने होंगे, तब जाकर अनुकूल हवाएं चलेगी और फास्को भारत की तरफ बढ़ सकेगा। फास्को ने इस टाइम का इस्तेमाल अपने जहाज़ों की मरम्मत करने में लगाया था।
6 अगस्त को फास्को ने आगे की जर्नी स्टार्ट की। मेलिंडा से साथ आए एक पायलट ने फास्को से कहते हैं, कैप्टन मुझे लगता है कि हम भारत के तट के बहुत नज़दीक हैं। हो सकता है हमें कल सुबह तक भूमि की दर्शन हो जाए। उस रात फास्को सो नहीं पाया था। उनकी निगाहें पूरब की तरफ लगी हुई थी ताकि वो भूमि की पहली झलक पा सके। तभी लोगों का शोर सुनाई देते हैं। जहाज के पायलट ने फास्को के सामने सिर झुकाते हुए और अपनी कांपती हुई उंगलियों से पूर्व की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कैप्टन वो रही भारत की भूमि। वहां जितने भी नाविक मौजूद थे उनके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फास्को ने भी घुटनों के बल बैठकर ईश्वर का धन्यवाद किया। जब तट पर मौजूद लोगों ने जहाजों का लंगर डाले देखा तो कुछ मछुआरे अपनी नाव में उनके पास चले आए। उन्होंने बताया कि कालीकोट वहां से 12 मील दक्षिण में है। अगले दिन कई नौकाओं ने फास्को के 2 जहाज़ों को घेर लिया था। उनमें काली चमड़ी वाले भारतीय सवार थे। उनके बदन नंगे थे, लेकिन शरीर के निचले हिस्से तरह तरह के रंगों वाले कपड़ों से थके हुए थे। इन अजनबियों के आने की खबर राजा जोमोरिन तक पहुंची। जब फास्को राजा जोमोरिन से मिला तब उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। जोमोरिन से मिलकर फास्को भारत और यूरोप के बीच एक नया समुद्री मार्ग स्थापित करने में तो सफल रहा, लेकिन जोमोरिन के साथ व्यापार संधि स्थापित करने में असफल रहा, क्योंकि उसके उपहार प्रभावशाली नहीं था और जोमोरिन के मुस्लिम मंत्रियों ने पोर्तुगालियों के साथ व्यापार के लिए अधिक कर की मांग की और उन पर रोक लगाए थे। कालीकट में कुछ महीने रहने के बाद नवंबर 1498 में फास्को ने वापस पोर्तुगाल का रुख किया। फास्को के आने से पहले ही उनके सफल अभियान की खबर वहां पहुंच चुकी थी। जब फास्को लिस्बन पहुंचे तो पूरा शहर उनके सम्मान में खड़ा था। जब वो राजमहल पहुंचे तो राजा इमैनुएल ने भी कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। फास्को की जर्नी 25 मार्च 1497 से लेकर 18 सितंबर 1499 यानी करीब 2.5 साल तक चली। जब फास्को ने जर्नी स्टार्ट की थी तब उनके टीम में 100 मेंबर थे, लेकिन जब वो वहां से लौटे तो उनके साथ सिर्फ 1/3 ही लोग बचे थे। जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उनका पोत बिल्कुल नया था, लेकिन जब वो लौटा तो बहुत पुराना पड़ चुका था और इस तरह की जर्नी के लिए बेकार हो चुका था। 1502 में फास्को दा गामा दूसरी बार भारत आए थे और इस जर्नी में उन्होंने कालीकोट में एक मजबूत व्यापारिक समझौता करते थे। यह जर्नी अधिक हिंसक थी, जिसमें उन्होंने अरब के जहाज पर कब्जा कर लिया था और कालीकोट में 29 जहाज़ों के बेड़े को कुचल दिया था। तीसरी बार वे 1524 में वायसराय के रूप में आए, लेकिन इस जर्नी के दौरान 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि केरल में मलेरिया से उनकी डेथ हो गई।